हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकबुक क्लासेस। तो मैकबुक क्लासेस में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम हिंदी का टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो विषय हमारा मैकबुक क्लासेस में आज हिंदी रहेगा और उसमें जैसे कि आप ऊपर टॉपिक देख सकते हो, हम करेंगे शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। तो शब्दों का वर्गीकरण कई तरह से होता है। तो जो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ शब्दों का वर्गीकरण, हम वो करेंगे व्याकरणिक आधार पर, ठीक है। और आई नो कि मुझे आपको वर्ण पहले पढ़ाना चाहिए था, बट आपको पता है कि कई स्टूडेंट्स को वर्ण थोड़ा सा ट्रिकी लगता है क्योंकि उसमें थोड़ा याद करने का भी है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने पहले शब्द टॉपिक उठाया है। मैं हिंदी में मेरा मेन फोकस आपको ये रहेगा कि आपको सारी मैं ग्रामर करवा दूं, व्याकरण जो भी है, ठीक है। तो हम जो है धीरे धीरे शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, और हम जो है इसको कंप्लीट करके और फिर जो है मैं आपको वर्ण करवा दूंगी, ठीक है। पहले शब्द मैं आपको करवाऊंगी और फिर वर्ण, क्योंकि शब्द काफी इजी होता है टॉपिक, ठीक है। तो पहले मैंने यही उठाया है ताकि बच्चों को मुश्किल ना लगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण से पहले हम शब्द की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऊपर 3-4 लिखे हैं वो डीएसएसबी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाते हैं, ठीक है। तो जैसे शब्द है, शब्द क्या होता है? भाषा की लघुत्तम, लघुत्तम होता है सबसे छोटी, ठीक है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई होता है शब्द, ओके। तो सार्थक का मतलब जिसका अर्थ है, ओके। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक जिसका अर्थ होता है वो इकाई कौन सी है? तो वो है शब्द। कई बच्चे इसमें वर्ण कर देते हैं, ठीक है, या फिर ऑप्शन में ध्वनि होता है वो कर देते हैं, तो वो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है शब्द। ये जो क्वेश्चन है वो घुमा के ऐसे भी आ सकता है, जैसे इसमें लिख दिया सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है, तो ऐसे इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई कौन सी है? वो भी आपकी शब्द होती है, ठीक है। अब ये मैंने क्वेश्चन इसमें वर्ण की और ध्वनि के डाल दिए, बट ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेपर में ये भी आ जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? सबसे छोटी की अगर बात करें, इसमें अर्थ वगैरह का या सार्थक कुछ ना लिखा हो तो आपका आंसर क्या आएगा? वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसको हम लिखते हैं ऐसे नार आ से आम, ठीक है, ये सारे वर्ण होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है? वर्ण। अब अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। भाषा की, इसमें देखो ये लिखित है और इसमें मौखिक है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि, ठीक है। ध्वनि जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, तो वो ध्वनि होती है। लेकिन अगर आपका ये आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर, तो वो आपकी शब्द होगी, ठीक है। लेकिन अगर सार्थक नहीं लिखा, अर्थ नहीं लिखा, तो आपकी वर्ण होगी। अगर लिखित इकाई की बात करेंगे तो वर्ण, मौखिक इकाई की बात करेंगे तो ध्वनि, ठीक है। इसको हम स्वनिम भी बोलते हैं, ऐसे ही वर्ण को हम स्वनिम भी बोलते हैं या ध्वनि को, और जो शब्द होता है उसको हम रूपिम बोलते हैं, ठीक है, मोर्फिम। तो अभी आपको इतने डीप में अभी नहीं जाना, मतलब इतना ध्यान रखो कि शब्द को हम रूपिम भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो है जैसे कि हमारा टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है व्याकरणिक दृष्टि से जो शब्द हैं, ठीक है, उनको कितने भागों में बांटा गया है। शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और किस आधार पर पढ़ रहे हैं? व्याकरणिक आधार पर, ठीक है। तो व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा जा सकता है, तो ये मैंने आपको लिख भी दिया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। तो दो आधार हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। अब विकारी शब्द आप समझ सकते हो जिनमें लिंग वचन काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, उनको हम विकारी शब्द बोलते हैं, जो परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आ गया संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्रिया शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्रिया शब्द आते हैं। जैसे कई बच्चों को पता नहीं चलता कई बार कि संज्ञा विकारी है नहीं। अब मैंने आपको बताया है कि इसमें लिंग वचन और काल के हिसाब से परिवर्तन हो जाए, तो संज्ञा कोई भी आप, जैसे मान लो आपने लड़का ले लिया, ठीक है, लड़का एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब संज्ञा है उसमें देखो लिंग, लड़का लिंग का बदलो, लड़के का लिंग अगर स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या होगा? लड़की, बदल गया। जो हमारा मूल शब्द था लड़का, वो लिंग के आधार पर चेंज हो गया, ठीक है, लड़की हो गया। ऐसे वचन के आधार पर देखो किसी भी एक जो है लिंग वचन का कैसे भी बदल जाए तो वो हमारा विकारी शब्द है। ये आप जो है ट्रिक है ये, ठीक है, जो ये डेफिनेशन बोल रही है इसमें ट्रिक की कोई बात ही नहीं, ठीक है। जैसे माने लड़का था तो वचन के आधार पर आपने चेंज किया, बहुवचन कर दिया तो लड़के हो गया, ठीक है। तो ऐसे सर्वनाम जैसे मान लिया वह था तो वचन बदला तो वे हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जिनमें भी इनके आधार पे जो है चेंज हो जाता है तो वो आपके विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द आपके 4 होते हैं, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। क्रिया विशेषण नहीं है इसमें, ये बात आप ध्यान रखो, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्रिया शब्द आते हैं, ठीक है। तो विकारी शब्द आपके 4 हैं,
जो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी मेरा फोकस आपको अविकारी शब्द पे रहेगा, ठीक है। तो अविकारी शब्द जो है हम पढ़ेंगे। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी बोलते हैं, ठीक है। अव्यय या अविकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम और काल के आधार पे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो परिवर्तित नहीं होते, जो अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, ठीक है। जैसे इन शब्दों के, जैसे इसमें डेफिनेशन लिख भी दिया है, अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों के मूल रूप में किसी भी दिशा में कोई बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, उसको हम अविकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें आपके आते हैं, इसमें आएगा क्रिया विशेषण। तो अविकारी शब्द आपके 5 होते हैं, ठीक है। विकारी मैंने आपको बताया कि विकारी आपके 4 होते हैं, ठीक है। विकारी कितने होते हैं? 4। और जो अविकारी है, ठीक है, अविकारी आपके 5 होते हैं, ठीक है। 5 कौन कौन से होते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। इनमें जो है क्रिया विशेषण आएगा, ठीक है, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, से 2 है, ठीक है। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात शब्द आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके ये 5 हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। क्रिया विशेषण, फिर से 2 है ये संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं, और विस्मयादि बोधक, ठीक है, लास्ट में ये बोधक बोधक वाले हैं ये, और निपात, ठीक है। ये आपके अविकारी शब्द हैं, ये 5 हैं। तो आपको कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस में ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से विकारी शब्द छांटो। तो कई बच्चे क्या करते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और लास्ट में लिखते हैं क्रिया विशेषण। तो क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा विकारी शब्द नहीं है, तो आपको पता है कि क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो क्रिया है, ठीक है, क्रिया जो है, जैसे क्रिया में आपको पता है गया, गया एक क्रिया है, ठीक है। और अगर आप वचन में बदलोगे तो हो जाएगा गए, तो चेंज हो गया वो, तो क्रिया आपका विकारी शब्द है, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि चेंज हो रहा है, नहीं, अगर चेंज हो रहा है तो विकारी है। विकारी शब्द आपके 4 होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ठीक है। और अगर अविकारी शब्द की बात करें तो जिनमें संज्ञा सर्वनाम और लिंग इसमें जो है इन शब्दों के इसमें जो है कोई बदलाव नहीं होता लिंग वचन और काल के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे 5 है क्रिया विशेषण, फिर से ऐसे 2 आ जाएंगे, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है, और लास्ट में निपात। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज जो हम करेंगे वो है अविकारी शब्द, और इस अविकारी शब्द में आपको आज करवाने वाली हूँ क्रिया विशेषण। तो ये आप ध्यान से समझिए, क्रिया विशेषण एक अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको मैं अकेला ही आपको आज करवाऊंगी, उसके बाद फिर बाकी के 4 जो बचेंगे आप हमारे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये मैं आपको अगले आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी हम करेंगे अविकारी शब्द, ठीक है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले क्रिया विशेषण, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ चुके हैं कि व्याकरणिक आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है, विकारी और अविकारी, ठीक है। वैसे व्याकरण, वैसे विकारी और अविकारी, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया है कि मैं आपको अविकारी करवाने वाली हूँ, ठीक है। अविकारी शब्द और अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ठीक है। तो जो ये अविकारी शब्द है, इसमें आज मैं आपको क्रिया विशेषण पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। तो जो क्रिया विशेषण है, इसकी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। इससे पता ही चल रहा है कि जो अव्यय, ठीक है, अव्यय जो है क्रिया विशेषण, जो अव्यय किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अव्यय किसको बोलते हैं? अविकारी को ही अव्यय बोला जाता है, ओके। तो जो अव्यय किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब जो है इसके भेद जो है क्रिया विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं गाइस। तो इसमें आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, भेद आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है रीतिवाचक, सेकंड परिमाणवाचक, थर्ड है कालवाचक और फोर्थ है स्थानवाचक। अब कई बच्चों को ये याद करने में डिफिकल्टी होती है, तो मैं आपको यही सिखाती हूँ कि जल्दी से आपको याद कैसे करना है। जैसे आप ये देख लीजिए, मान लो आप दिल्ली गए, ठीक है, या फिर आप कहीं पर जाने की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, आप चली गए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि आप जो है कैसे गए, ठीक है। तो रीति होता है, हमें बताता है कि क्रिया जो है वो किस ढंग से हो रही है, उसके होने का तरीका क्या है, ठीक है। तो जब भी जो है क्रिया विशेषण में फर्स्ट है आपका रीतिवाचक, ठीक है, कि आप कहाँ पे गए हो, तो बस से गए हो, मेट्रो से गए हो, ट्रेन से गए हो, कैसे गए हो, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट है आपका रीतिवाचक। अब आप चले गए हो, आप इस जाने की क्रिया को हमेशा दिमाग में रखा करो। आपके जो क्रिया विशेषण के 4 भेद है वो अपने आप आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। जैसे गए हो, कैसे गए हो, मेट्रो से गए हो, ठीक है, दिल्ली गए हो, मेट्रो से गए हो, ठीक है। तो रीतिवाचक। उसके बाद कहाँ गए हो, अब गए हो कहीं तो गए होगे, ठीक है, जैसे मान लो कॉलेज में गए हो, स्कूल में गए हो, कहाँ गए हो, ठीक है। तो कहाँ यानी कि आपका आ गया स्थानवाचक, ठीक है। तो स्थानवाचक कि आप कहाँ गए हो, ठीक है। उसके बाद जैसे जो मतलब इसमें क्या है,
उसके बाद कितना टाइम लगा या कितने बजे गए, ठीक है। अब कितने बजे गए ये भी जाने की क्रिया में शामिल होता है, तो कितने बजे यानी कि कालवाचक। तो एक आपका भेद क्या आ गया इसमें, कालवाचक, ठीक है। और फोर्थ है आपका परिमाणवाचक, ठीक है। तो ये जो चार भेद हैं, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, ठीक है, ये क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। अगर हमें पता चले क्रिया विशेषण, ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अगर हमें क्रिया के ढंग का पता चल रहा है, ठीक है, कि वो किस ढंग से हो रही है, तो वो वहां पे होगा रीतिवाचक। जैसे मैंने इसमें उदाहरण में लिख भी दिया है, जैसे ध्यानपूर्वक, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ूं, ऐसे धीरे धीरे, वह धीरे धीरे गा रही है या धीरे धीरे बोल रही है, धीरे धीरे लिख रही है, ठीक है, भली भांति, ठीक है, भली भांति समझो। तो ऐसे ये रीतिवाचक है, क्रिया करने के ढंग का हमें पता चला है, उसके रीति का पता चलता है, उसके तरीके का पता चलता है, ठीक है। जैसे जोर से बोलो, ठीक है, ज्यादा जोर से मत बोलो, ठीक है, तो ये जोर से। फूट फूट कर, बेहिचक, बेझिझक, हाथों हाथ, वह हाथों हाथ ही चला गया, ठीक है। बैठकर, खड़े होकर, ठीक है, कि वह बैठकर पढ़ता है। तो ये एक तरीका है पढ़ने का, क्रिया की विशेषता बताने कैसे जो है वो पढ़ता है, बैठकर पढ़ता है। कई बच्चे खड़े होकर पढ़ते हैं, कई बच्चे घूम के पढ़ते हैं, ठीक है, तो वह बैठकर पढ़ता है। आगे है खड़े होकर, ठीक है, कि वो जो है खड़े होकर आइसक्रीम खाता है, ठीक है, मतलब या फिर खड़े होकर अपना काम करता है, खड़े होकर प्याज काटता है, कुछ भी है, ठीक है, वह प्याज खड़े होकर काटता है, तो खड़े होकर आदि, ठीक है। ऐसे ये रीतिवाचक में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जिससे हमें क्रिया करने के ढंग का पता चलता है, ठीक है। इसके बाद चलो जो भेद करवाने के बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, आप जो है उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो जब भी हम अगली वीडियो आएगी उसमें आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड भेद है इसका परिमाणवाचक, ठीक है, जैसे जरा, थोड़ा, ठीक है, उतना ही, यथाशक्ति, यथाशक्ति होते शक्ति के अनुसार, ठीक है, और खूब, भरपेट, उसने भरपेट खाया, ठीक है, या फिर उसने खूब खाया, उसने बहुत खाया, ठीक है, आदि। तो इसमें जो है हमें क्रिया के उसकी मात्रा का पता चलता है कि वो जो क्रिया है वो कितनी मात्रा में हुई है, ठीक है। तो ये आपका आगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि थर्ड है इसका कालवाचक, ठीक है, क्रिया विशेषण का थर्ड भेद है कालवाचक, कि वो क्रिया है वो कहाँ संपन्न हुई है, सॉरी कहाँ, तो इसमें आएगा स्थान में, कि जो क्रिया है वो कब संपन्न हुई है, ठीक है, उसका काल। तो यहाँ पे ये भी एक पहचान है, ठीक है। कालवाचक में हम क्या देखते हैं, कब देखते हैं, कब से प्रश्न, अगर सेंटेंस में हमें कब का आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब वो कालवाचक है, ठीक है। स्थान में हम क्या होता है, कहाँ, अगर हमें कहाँ का आंसर मिल जाता है, ठीक है, सेंटेंस में अगर हम पढ़ते हैं और क्रिया विशेषण शब्द ढूंढ रहे हैं, ये जब मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको ये चीजें काम आने वाली है, तो ध्यान से समझो, ठीक है। अगर हमें कहाँ का आंसर मिल जाता है इसका मतलब वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। और अगर हमें सेंटेंस में कैसे का आंसर मिल जाता है, ठीक है, ये देखो कैसे ही है सारे, कैसे, कहाँ, कब, ठीक है। अगर हमें कैसे का आंसर मिल जाता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और अगर हमें कितना का आंसर मिल जाता है, कि कितना, कितनी मात्रा, ठीक है, अगर हमें कितना का आंसर मिल जाता है तो वो परिमाणवाचक है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, कि वो जो क्रिया है वो कब संपन्न हुई है, उसका काल क्या है। तो जैसे आज, आज हुई है, ठीक है, या वह आज आएगा, ठीक है, वह कल आएगा, वह अब आएगा, जब, साय, प्रातः, सदैव, प्रतिदिन, रात भर, रातों रात, दिनों दिन आदि। तो जब ये हमें उसका काल का पता चलता है क्रिया की, तो वो होता है कालवाचक, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो है मैंने आपको जो भी समझाया इसमें स्थानवाचक। अब हम आते हैं क्रिया विशेषण के फोर्थ भेद पे, स्थानवाचक, ठीक है। स्थानवाचक हमें कहाँ का पता चलता है कि क्रिया जो है वो कहाँ संपन्न हुई है, कौन से स्थान पे हुई है, ठीक, जैसे आगे, पीछे, ठीक है, वह आगे खड़ा है, वह पीछे खड़ा है, ठीक है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दूर आर पार, ठीक है, और भीतर बाहर, यहाँ वहाँ, सर्वत्र यानी कि सब जगह, ठीक है, दाएं बाएं, गांव गांव, ठीक है। अगर जैसे स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज जाते हैं, अगर खाली गांव होता तो ये संज्ञा होती, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा होती, लेकिन इसमें है गांव गांव, यानी कि हर गांव, प्रत्येक गांव, ठीक है। ऐसे इधर उधर, इधर से उधर तक, ठीक है, तो इधर उधर, दर दर, ठीक है, यानी कि प्रत्येक दर से, ठीक है, दर दर आदि। अगर ये आपको शब्द उसमें दिख जाए, ठीक है, ये आपको इनके अलावा भी जैसे कई बार शब्द आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप ये देखोगे कि अगर हमें कहाँ का आंसर मिल रहा है तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आपको ध्यान रखने की है, कैसे, कितना, कब, कहाँ, बस ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें बिल्कुल आपको रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिया विशेषण के भेद में मैंने आपको बताया कि आप जाने की क्रिया को ध्यान में रखो, ठीक है, कि आप कैसे गए हो तो रीतिवाचक, अच्छा कहाँ गए हो तो स्थानवाचक, कब गए हो तो फिर कालवाचक, ठीक है, और जो है कोई क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है तो फिर वो परिमाणवाचक है, ठीक है।
तो ये जो है क्रिया विशेषण मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है गाइस। इसको आप बिल्कुल लाइटली ना लें, ठीक है। हिंदी के टॉपिक वैसे बहुत आसान होते हैं, बट अगर आप ध्यान से समझोगे तभी आपको आसान मिलेगा, ठीक है। तो आज जो है हमने अव्ययकारी शब्द में आपको मैंने बता दिया है क्रिया विशेषण, ठीक है। तो अब जो मैं इसको क्रिया विशेषण के आपके वाक्य दे देती हूँ, तो वो आप जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है, और उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख के दें, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ क्रिया विशेषण के वाक्य लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें आपको क्रिया विशेषण शब्द छांटने हैं और उसके बाद उसका भेद भी बताना है, ठीक है। तो वैसे इस टॉपिक को आप ध्यान से करो और इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ठीक है। तो अगर आपको क्रिया विशेषण समझ में आ गया, तो जब मैं आपको समास पढ़ाऊंगी जिसमें समास में एक भेद होता है अव्ययभाव समास, तो अव्ययभाव समास इज इक्वल टू क्रिया विशेषण, ठीक है। जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वही अव्ययभाव समास होते हैं, ठीक है। तो आप जो है इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखें। और गाइस मेरा वीडियो शुरू करने का पर्पज यही था कि जिन बच्चों को कोचिंग नहीं मिल पा रही है किसी रीजन की वजह से, वो यहाँ पर फ्री में सीख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो जो भी ये वीडियोस आपको मिल रही है इनको आप अपने तक सीमित ना रखें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो किसी कारण से कोचिंग नहीं ले पाते, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप जो है उन तक भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, ताकि जो हमारा मकसद है मैक्रो क्लासेस को चलाने का वो पूरा हो सके, और वो आपके बिना पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो गाइस जो है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस करवाऊंगी। अगर आप चाहते हो कोई और टॉपिक में मैथ्स में करवाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।